डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में मैंने जो साइकोडायनामिक्स स्कूल में जिन्होंने साइको एनालिसिस शुरू की, सिगमंड फ्रॉइड, उनके आइडियाज डिस्कस किए थे। आज हम आगे साइकोडायनामिक्स स्कूल में ही जो फ्रॉइड के समकालीन रहे, अल्फ्रेड एडलर, जो बहुत इम्पोर्टेंट, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है पर्सनालिटी को समझने में या ह्यूमन माइंड को समझने में, उनकी कुछ की आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं। मैं बहुत, जैसा मैंने बताया, मैं बहुत डिटेल में उनके आइडियाज़ डिस्कस नहीं करूँगा। उनके सिर्फ वो आइडियाज़ डिस्कस करूँगा जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं एडलर के, वो हम डिस्कस करेंगे। एडलर भी वियना में रहने वाले एक साइकोलॉजिस्ट थे, और जैसे साइको एनालिटिक मेथड शुरू की फ्राइड ने, फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं इनको, फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी का क्रेडिट किसको जाता है, तो और ऑप्शन में उसमें फ्राइड, एडलर, युंग, एरिक्सन, इस तरह के नाम आते हैं, तो उसमें आपको आंसर जो है वो एडलर लिखना है। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर इनडिविजिबल के सेंस में है, आपने ये ध्यान रखना है। एडलर कहते थे कि जैसे एक पेड़ के दो पत्ते भी सेम नहीं होते, तो दो इंडिविजुअल भी सेम नहीं होते, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग उसी हिसाब से डेवलप करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल जब वो कंप्लीट है, पूर्ण है अपने आप में, इसीलिए जो उन्होंने एक साइकोलॉजी डेवलप की उसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहते हैं। और जो की वर्ड है वो ध्यान रखना है। आपको याद होगा कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड, जो की एनर्जी है जो ड्राइव करती है ह्यूमन बीइंग को, वो सेक्सुअल एनर्जी, खासकर जो रिप्रेस्ड सेक्सुअल एनर्जी है, वो करती है, जिसको वो लिबिडो कहते हैं। बट एडलर के हिसाब से जो की ड्राइव है वो पावर मोटिव है, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी है, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन है। तो अपने आप, दूसरी भाषा में कहें तो दरअसल जितनी भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, एडलर के अनुसार उनके सबके जड़ में हीनता की ग्रंथि है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से लोगों में न्यूरोसिस पाया जाता है, और उसी को दूर करने में हेल्प करना साइकोथेरेपी का ऑब्जेक्टिव है एडलर के अनुसार। अम, तो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में पहली साइंटिफिक स्टडी उन्होंने शुरू की, और उनका कहना था कि पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। बल्कि उनके हिसाब से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के लिए, सुपीरियरिटी के लिए, परफेक्शन की तरफ जो हम मूव करते हैं, वही हमारा बेसिक लाइफ फोर्स है अकॉर्डिंग टू एडलर। एडलर के एक और कंट्रीब्यूशन है जो बहुत हाईलाइट नहीं किया जाता है, वो ये कि जो इंडिविजुअल और सोसाइटी, इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच जो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है, उसमें जो सोशल एलिमेंट है, जो सामाजिक तत्व है, उसकी भूमिका के बारे में पहली बार रेखांकित करने वाला व्यक्ति एडलर था। एडलर मानते हैं कि भाई इंसान का बिहेवियर गोल ओरिएंटेड होता है, और जो बेसिक गोल है वो अपनी इंफीरियरिटी अर्थात हीनता से बाहर आना और सुपीरियरिटी अचीव करना है। और यो बेसिकली आप इनके रूट्स में देखें तो कहते हैं कि बच्चा शुरू से इंडिपेंडेंट होता है, उसको लगता है कि मैं अशक्त हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता, करवट भी नहीं बदल सकता, खाना भी नहीं बना सकता, खा भी नहीं सकता, मुझे कोई खिलाने वाला चाहिए। तो वो जो एक अशक्त होने का एहसास है, डिपेंडेंट होने का एहसास है, वो नेचुरल है जो बच्चों में शुरू होता है, लेकिन अब उनकी नर्चरिंग पे डिपेंड करता है कि वो उससे वो कितने आसानी से बाहर आते हैं। यदि बच्चा ये सीखता है कि एफर्ट के द्वारा हम उस इन्फेरिटी से बाहर आ जाते हैं, तो वो नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड होता है। और अदरवाइज यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अनहेल्दी चाइल्ड, अनहेल्दी का सेंस साइकोलॉजिकल लेवल पे है, उसके रूप में डेवलप हो जाता है। तो इन्फेरिटी के जो रिएक्शन है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है एडलर ने, वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंपनसेशन, कि जो इंसान की रियल या इमेजिन्ड इंफीरियरिटी होती है, उससे निकलने के लिए आप अपनी योग्यता विकसित करते हैं, और इसी को वो कंपनसेशन कहते हैं। अभी जो कंपनसेशन है, कई बार कंपनसेट हो पाता है, और यदि नहीं हो पाता है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, इंफीरियरिटी एक तो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी
यदि प्रॉपरली कंपनसेट हो जाती है तो वो हेल्दी पर्सनैलिटी है। फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी प्रॉपरली कंपनसेट नहीं होती या ओवर कंपनसेट हो जाती है, तो उसी को हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, तो वो जो इंडिविजुअल है वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, पावर हंग्री हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। जैसे हिटलर और नेपोलियन दोनों के बारे में कहा गया है कि जो उनकी शॉर्ट स्टेचर था, उनका जो हाइट उनकी कम थी, कहीं न कहीं उससे वो पावर अचीव करने की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त हुए। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट ही है, उसको नेपोलियन सिंड्रोम कहते हैं, तो नेपोलियन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आप देखना नेपोलियन कॉम्प्लेक्स क्या है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एडलेरियन इंफीरियरिटी सिचुएशन। कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। कंपनसेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिससे कि हम फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से बाहर आते हैं, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आते हैं, फेलियर से बाहर आते हैं। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम किसी और अचीवमेंट से उसको काउंटर बैलेंस करते हैं। एडलर ने एक ग्रीक व्यक्ति डेमोस्थेनीज का एग्जाम्पल दिया है, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े ओरेटर थे। बचपन में वो तुतलाते थे, उनकी हकलाते थे, उनकी आवाज़ साफ नहीं आती थी। तो न केवल उन्होंने अपनी हकलाहट पे विजय पाई, बल्कि हकलाने वाला व्यक्ति जो सबसे मुश्किल काम कर सकता है, वो स्पीकिंग का, उसमें उन्होंने एक्सेल किया और उसी को अपना प्रोफेशन बनाया। तो जब हम अपनी इन्फीरियरिटी को, मतलब इसकी इस थ्योरी के हिसाब से देखें, तो एक व्यक्ति यदि एक विषय पढ़ने में बहुत मेहनत करता है, तो इसका कहीं न कहीं मतलब ये है कि उससे जुड़ी हुई जो हीनता है, उससे वो बाहर आना चाहता है। उसी को वो कंपेंसेशन कहते हैं। ओवर कंपेंसेशन क्या है? देखिए, फीलिंग, इस तरह की फीलिंग से बाहर आने की प्रक्रिया बिल्कुल हेल्दी है। इन सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी हेल्दी है। लेकिन अब फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी जब कॉम्प्लेक्स में बदल जाती है, जब एक्सेसिव रिएक्शन होती है उसके प्रति, उसी को ओवर कंपेंसेशन कहते हैं, जो इन्फीरियरिटी, गिल्ट, इनएडिक्वेसी की तरफ ले जाती है और कहीं न कहीं एक्ज़ैजरेटेड अटेम्प्ट जब करती है। 2 तरह की इन्फीरियरिटी है, जैसा मैंने कहा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी नॉर्मल है ना? जब हम छोटे होते हैं और कोई चीज़ ऊपर रखी होती है और नहीं हम उतार पाते हैं, तो हमें पता है कि हम आगे कैसे अपनी जो एबिलिटी है उस फिज़िकल एक्टिविटी के लिए वो हम डेवलप कर लेते हैं। ये फीलिंग बहुत प्रोडक्टिव है। जैसे आप एक विषय में, जैसा मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दिया, वीक हैं और उसके लिए आप एफ़र्ट करते हैं ताकि आप उस इन्फीरियरिटी के सेंस से बाहर आ जाएँ, तो ये नॉर्मल है। इसी से हमको मोटिवेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू एडलर। लेकिन जब ये सेकेंडरी इन्फीरियरिटी में बदल जाती है, जिसमें एक्ज़ैजरेटेड फीलिंग होती है इन्फीरियरिटी की, तो ये हार्मफुल होती है और यही कॉम्प्लेक्स में बदल जाती है, ग्रंथि में बदल जाती है। कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा कि ये डेफिशिएंट है, कोई चीज़ है, तो वो जब कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है, जैसा मैंने कहा कि ये अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। जैसे ख़ास करके, जैसे हम अभी आगे देखेंगे, एडलर कहते थे कि भई जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है उसमें इन्फीरियरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बड़ों से उसको कंपेयर किया जाता है और उसकी डिपेंडेंस लेवल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो यदि एक व्यक्ति को प्रॉपरली, जैसे एक व्यक्ति एक ऐसे समुदाय से आता है जिसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो उस इन्फीरियरिटी से दूर करने के लिए अपनी योग्यता विकसित करता है और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो ये तो प्राइमरी इन्फीरियरिटी है। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स में कब बदल जाता है? जब वो, जो लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, उनके साथ ये बिल्कुल उसी तरीके का उग्र व्यवहार करता है और ओवर कंपेंसेट करने की कोशिश करता है। और इसमें आप, जैसे मैंने जाति का उदाहरण दिया, जाति, प्रजाति, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लो किसी एक स्त्री पे अत्याचार होता है, और उसको लगता है कि वो पुरुषों के आगे जो है वो कमज़ोर है, तो वो अपनी कमज़ोरी दूर करने के लिए एफ़र्ट्स करती है, एबिलिटीज़ डेवलप करती है और पुरुषों के मुकाबले में बेहतर करती है। ये हेल्दी तरीका है इन्फीरियरिटी से बाहर आने का। लेकिन जब वो पुरुषों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दे, उस अपनी इन्फीरियरिटी को कॉम्प्लेक्स करने से बाहर आने के लिए, तो ये अनहेल्दी है, ये न्यूरोटिक है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, अकॉर्डिंग टू एडलर, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब शीर्षासन करने लगे, मतलब इन्फीरियरिटी से निकलने का ही एक तरीका है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अम, और ये लोग में बहुत गहरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। तो एक, जैसा मैंने कहा कि ये अपने आप को जब ये प्रूव करना ज़रूरी हो जाता है कि हम उनसे बेहतर हैं, उस वो जो कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
जो कि प्राइमरीली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही होती है। एक और टर्म एडलर ने प्रचारित किया, स्टाइल्स ऑफ लाइफ। देखो ध्यान रखना है क्यों प्रचारित किया। पर्सनालिटी बहुत कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स जो थे एडलर को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि उससे जो इंडिविजुअल यूनिकनेस है, जब टाइप्स, अब जैसे कहते हैं दुनिया में 6 तरह के लोग हैं, 8 तरह के लोग हैं, 12 तरह के लोग हैं, 16 तरह के लोग हैं, यदि हम ऐसे टाइप्स बना देते हैं तो एडलर कहते हैं उससे इंडिविजुअलिटी जो है, इंडिविजुअल अनूठा है, अनुपम है, यूनिक है। अ, और जैसे हम उसको टाइप्स में बदल देते हैं तो आप उसकी यूनिकनेस को खत्म कर देते हैं। एडलर जो थे पर्सनालिटी टाइप की थ्योरी में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने एक टर्म जरूर किया कि जो बच्चों की जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है, उससे उनका एक लाइफ का पैटर्न डेवलप हो जाता है, उसको वो स्टाइल ऑफ लाइफ कहते हैं। तो स्टाइल ऑफ लाइफ, जो स्टाइल है वो बच्चे की स्टाइल ऑफ लाइफ कैसे डेवलप होती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ बर्थ, घर का पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, किस तरीके का बच्चा है। एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म इस्तेमाल करते हैं फिक्शनल फाइनलिज्म। फिक्शनल फाइनलिज्म क्या होती है कि हमारे मन में हो जाता है कि हमको ऐसा होना चाहिए, या संसार को ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसा होना चाहिए। एक फाइनैलिटी का सेंस है। जैसे हम पेरेंट्स को लगता है ना कि, और पेरेंट्स की वजह से बच्चों को लगता है कि गणित और अंग्रेजी उनकी बेस्ट होनी चाहिए, और यदि वो नहीं है तो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें डेवलप होता है। हमारे जो पहाड़ के बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, उनको लगता है वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये जो फाइनलिज्म है आइडियाज को लेकर के, फिक्शनल है। फिक्शनल मतलब ऐसे रियलिटी में ऐसा है नहीं, उनको ऐसा लगता है। तो फिक्शनल किस तरह की चीजों को लेकर हम फिक्शनल फाइनलिज्म के बिलीफ हमने पाल लिए हैं, उससे हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है। इन्फीरियरिटी से बाहर आने के तरीके क्या है, कंपनसेट कैसे करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी का लेवल क्या है, सामाजिक रुचियां किस तरीके की, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो स्टाइल ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। एडलर के हिसाब से 4 स्टाइल्स ऑफ लाइफ हैं: रूलिंग टाइप, गेटिंग टाइप, अवॉइडिंग टाइप, सोशली यूजफुल टाइप। रूलिंग टाइप आप देख रहे हो एग्रेसिव होते हैं, अम, जिनका सोशल इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता है, डोमिनेटिंग लाइफ स्टाइल, स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप हो जाती है। ध्यान रखना, लाइफ स्टाइल अलग चीज है, स्टाइल ऑफ लाइफ एक टेक्निकल टर्म है जो एडलर ने दिया है। गेटिंग टाइप जो है वो डिपेंडेंट लोग हैं, जिनको मिल जाए, उम्मीद करते हैं कि उनको चीजें मिलती रहें, वो देने की जरूरत ना हो, तो वो लेने में जो विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमेशा उनको डिपेंडेंट ही रखा गया है। ये व्यक्तियों के लिए भी सही है, जातियों के लिए भी सही है, समुदायों के लिए भी सही है। अवॉइडिंग टाइप जो लाइफ की प्रॉब्लम से बचते रहना चाहते हैं और सोशली कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। और सोशली यूजफुल टाइप जो सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं, उनकी एक स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। एंड में हम क्विकली देखें, फ्राइड और एडलर को तुलनात्मक रूप से समझें। फ्राइड मैंने आपको डिटेल में 2 वीडियोस में समझाया है, एडलर को मैंने बहुत ब्रीफली समझाया है। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो एडलर आपको और स्पष्ट हो जाएंगे। फ्राइड कहते थे कि जो बिहेवियर का रूट है वो इंटरनल बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, खासकर सेक्स और एग्रेशन। ये 2 बेसिक ड्राइव्स हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। एडलर कहते हैं कि जो बिहेवियर है वो इन्फीरियरिटी से बाहर निकलने के आउटकम के रूप में हम उसको देख सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के तरीके, सुपीरियरिटी डेवलप करने के तरीके, उस रूप में हम बिहेवियर को देख सकते हैं। फ्राइड कहते हैं कि सब कुछ हमारा जो है वो इनर ड्राइव से संचालित होता है, तो अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को शेप करने का हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। एडलर कहते हैं कि नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर। हम लोग अपनी लाइफ को एक अपनी दिशा दे सकते हैं। यदि हमारा हेल्दी तरीका है इन्फेरिटी से बाहर आने का, तो शेप कुछ और होगी, अनहेल्दी तरीका तो कुछ और होगी। लेकिन फ्राइड कहते थे कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो इद है, जो इनर ड्राइव है, जो हमारा अनकॉन्शियस है, वही हमारे लाइफ को निर्धारित कर रहा है। फ्राइड कहते थे कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पास्ट पे डिपेंड करता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, उन पे डिपेंड करता है। एडलर कहते थे कि नहीं, प्रेजेंट इज बिहेवियर इज शेप्ड बाय फ्यूचर गोल्स। तो हम फ्यूचर में इन्फीरियरिटी से बाहर निकल कर सुपेरियरिटी के किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, वो जो गोल है वो हमको कर्म करने पर वो हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करता है। फ्राइड कहते थे कि पास्ट एक्टिविटीज, पास्ट मेमोरीज, पास्ट रिप्रेशंस, जो दमित इच्छाएं, दमित वासनाएं हैं, वो जब अभिव्यक्त होती हैं तो बिहेवियर होता है। एडलर कहती हैं कि जो फ्यूचर का गोल है वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। फ्राइड का जोर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पे था, एडलर कह रहे हैं
कि लोग अवेयर हैं जो वो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फ्राइड ने पर्सनैलिटी को कंपोनेंट्स में बाँटा था, आपको याद होगा ईद, ईगो, सुपर ईगो। एडलर ने होलिज्म पे, पूर्णतावाद पे जोर दिया। वो कहते थे कि इंडिविजुअल इंडिविजिबल है और उसको एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना चाहिए, ना कि पर्सनैलिटी टाइप्स के रूप में, और नहीं उनके अंदर हम उसकी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। फ्राइड कहते हैं कि सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, मतलब डॉटर का मदर के साथ रिलेशनशिप और सन का फादर के साथ रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन एडलर कहते हैं कि जो वाइडर फैमिली रिलेशनशिप है, खासकर जो सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप है, वो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप एडलर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने हीनता से बाहर आने की प्रक्रिया को ही बिहेवियरियल मैनिफेस्टेशन माना है? तो उसका जो आंसर है वो एडलर है, बट बेसिक है। बट यदि एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, उससे आप उन सवालों के जवाब देने में